2026 में से चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास से कोई क्वेश्चन है आप लोग का? है ना? क्या हुआ? आ जाएंगे लोग लेट, धीरे धीरे। हाँ आएंगे, आइए आइए, कोई देख के आराम से। ठीक है, चलिए। तो अब इसमें जैसे कि हम लोग देखे थे कि मनी, है ना? तो मनी किसको कहते हैं? पहला क्वेश्चन तो यही है। क्लास से याद है किसी को? क्या? मनी इज व्हाट मनी डज। हाँ, मनी इज व्हाट मनी डज। अब नहीं नहीं आए थे तो ये सब रिकॉर्डिंग, वीडियो क्लास, ये सब थोड़ा सा देख लिया। ठीक है। और इसका जैसे कि हम लोग फंक्शन भी देखे थे, एक स्टैटिक फंक्शन के तौर पे, दूसरा एक डायनेमिक फंक्शन के तौर। ठीक है। और मनी के विषय में जैसा कि हम लोग आपको बताया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना, विनिमय का माध्यम। विनिमय किसको कहते हैं? कोई जब आप चीज एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ये देखे थे, बार्टर सिस्टम, है ना? पहले एक होता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या था? तो ये जैसे कि C इज इक्वल टू सी, जिसको कहते हैं, मतलब कि कॉमोडिटीज के बदले में कॉमोडिटी, है ना? अब ये एक सिस्टम चला रहा था काफी पहले से, कि मतलब कि कोई एक वस्तु है, उसके बगल में वस्तु जो है ये आपको। इसमें समस्या क्या आ रही थी इस सिस्टम में? तो क्यों हम लोग नया एक सिस्टम बनाए, जैसे कि एक न्यू मॉनेटरी सिस्टम या न्यू मनी या फिर ये करेंसी? तो अब इसमें ये समस्या आ रही थी कि जैसे कि एक जो फंक्शन ये मनी का है, वो क्या है? स्टोर वैल्यू, है ना? वैल्यू ऑफ गुड्स। ठीक है। इसके अलावा और क्या है स्टोर वैल्यू के अलावा? वैल्यू ऑफ गुड्स, और क्या बताइए? डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट का मतलब हो गया फ्यूचर में जो आप पेमेंट कर रहे हैं। तो अब जैसे कि स्टोर करना है आपको वैल्यू को, है ना? अब मान लिया जाए कि आप जैसे कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो में आप ये देखिए कि आप कहीं जो है कार्यरत हैं, किसी संस्था में आप नौकरी कर रहे हैं, है ना? और एक सर्टेन एज के बाद से आप क्या करते हैं? आप रिटायर्ड, जैसे कि मान लीजिए कुछ काम, तो आपको एक संचित निधि मिलती है भविष्य निधि के रूप में, है ना? तो वो जो आपका जो फंड्स है, तो उसको कैसे आप स्टोर कर लिए, किस तरह से? तो अगर मान लीजिए ये अगर मनी नहीं रहता तो आपको स्टोरेज में प्रॉब्लम होता है। जैसे कि कमोडिटी के तौर पे अगर मान लिया जाए कि 1 kg व्हीट है, अब इसके बदले में 1 kg ऑफ मेज, मक्का
अगर किसी को आप दे रहे हैं, है ना, 1 किलो क्या है, गेहूं, गेहूं के बदले में 1 किलो मक्का दे रहा है। अब इसके साथ समस्या क्या आती है कि इसमें एक जो प्रॉब्लम है कि वो डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट जिसको कहते हैं, है ना, ये उसमें एक समस्या आएगी। तो अब जैसे कि इसको कहते हैं डबल मतलब कि दोनों व्यक्तियों को अगर मान लिया जाए कि एक लैपटॉप के बदले में एक कैमरा आप दे रहे हैं, मेरे पास लैपटॉप है, आपके पास कैमरा है, आपको लैपटॉप की जरूरत, हमने लैपटॉप दे दिया, हमको कैमरा की जरूरत है कि नहीं ये नहीं तय कर पा रहे। मतलब कि दोनों तरफ से ये वांट होना चाहिए, ये एक समस्या है। अब इसमें आप क्या करते हैं, जैसे मॉनेटरी सिस्टम में, जैसे कि मनी, इसकी एक वैल्यू जो है वो क्या कर लिया, एक तय कर दिया। तो अब कैसे ये तय करते हैं इस मनी के वैल्यू को, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए अब मनी को भी दो तरह से जैसे कि डिवाइड किया गया। एक को कहते हैं फिएट मनी और एक को बोलते हैं प्रोड्यूसरी मनी। फिएट मनी क्या हो गया, कोई अथॉरिटी है ना, वो क्या किया, ये ऑर्डर किया, या इसको जैसे बोलते हैं कोई लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का क्या मतलब हो गया बताइए। लीगल टेंडर बताए थे ना उसका आपको। जैसे कि आप लोग एक सिंपल एग्जांपल बताइए, डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था, 8 नवंबर 2016, इसमें क्या हुआ था कि 500 के नोट और 1000 के नोट जो है अब वो क्या रहे, लीगल टेंडर नहीं रहे, है ना, है? हाँ, अब जैसे कि आप देखेंगे जब आप अपने करेंसी नोट पे, उस पे एक ये टर्म लिखा रहता है कि गारंटीड बाय, गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और क्या लिखा रहता है, आई पे, सॉरी, आई प्रॉमिस टू पे, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर इतना सम ऑफ मनी, है ना। अब ये क्या करता है कि ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन ये कहता है, ये प्रिंट करता है, तो ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ। और इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये जो वर्ड होता है कि पे द बियरर, बियरर का क्या मतलब हो गया, जो भी धारण करना है। तो अब ये ट्रांसफरेबल हुआ कि नहीं, जैसे कि मान लिया जाए आपके पास कोई एसेट्स है, एसेट समझ रहे हैं ना आप लोग, हैं? ठीक क्या, एसेट आप लोग समझ रहे हैं ना, एसेट क्या होता है, संपत्ति हो गई कोई, और लायबिलिटीज। अब जैसे कि मान लिया जाए कि एसेट्स है, तो कोई आपके पास एसेट्स है, एसेट्स के तौर पे जैसे फिक्स्ड एसेट्स को ले लीजिए। फिक्स मतलब कि जो आपका जैसे लैंड, बिल्डिंग, है ना, जैसे आपका कोई है क्या, गोल्ड,
गोल्ड को भी रखते हैं होल्ड पे, ठीक है। और हो गया आपका, जैसे मान लीजिए कोई पोर्ट हो गया, या फिर आप कोई और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, जैसे कि और मान लिया जाए कि आपका क्या हो गया, ये कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आप बना लिए, ये सब लैंड बिल्डिंग, ये सब जो, और ये एसेट्स हो गया, और एसेट्स में भी फिक्स्ड एसेट्स हो गया, ठीक है। अब जैसे कैश के रूप में आप रखे हुए, तो कैश को कहते हैं क्या, लिक्विड। एक टर्म आएगा अभी आगे, लिक्विडिटी जिसको कहते हैं, लिक्विडिटी मतलब तरलता, है ना। तो कैश क्या है, एक लिक्विड एसेट्स है। तो लिक्विडिटी को जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो किस संदर्भ में करते हैं, तो कितना इजिली कन्वर्टेबल हो गया, कन्वर्टिबिलिटी इन इजी मैनर, ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास अगर फिक्स्ड एसेट्स है, या इसको आप ऐसे समझिए, ये आप लोगों से तो बहुत बायो पढ़े भी होंगे, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है, या फैट जो कहते हैं फैट को, और कार्ब्स जो कार्बोहाइड्रेट है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कार्बोहाइड्रेट मतलब आप जैसे कि जो भी आप खाना खाते हैं, है ना, तो कार्ब्स मतलब क्या हुआ, वो क्या देता है आपको, इंस्टेंट एनर्जी, मतलब तुरंत आपको क्या मिला, एक ऊर्जा मिला। और फैट जो होता है वो क्या है, एक लंबी अवधि तक अगर आप मान लीजिए कि आपको एनर्जी नहीं मिल रहा है, या आप भूखे रह रहे हैं, भूखे रहने का क्या मतलब होगा कि एनर्जी लेवल लो गए, तो वो जो फैट है वो क्या होता है, वो धीरे धीरे टूटता है, और टूट के फिर वो क्या देगा, आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, है ना। तो फैट के रूप में क्या है, उसको स्टोर कर सकते हैं उसको। लेकिन इवन तो आपके पास फैट है, मतलब आपके पास क्या है कि स्टोर्ड है, फिक्स्ड एसेट्स है, लेकिन उसकी कन्वर्टेबिलिटी आसान नहीं है, उसको इजी कन्वर्ट आप एनर्जी में नहीं कर सकते हैं। कार्ब्स क्या है, जब थके हुए हैं, ग्लूकोन डी पी लिया, ग्लूकोज पी लिया, तो क्या मिला, इंस्टेंट एनर्जी, मतलब कि आपको तुरंत, जिसको बोलते हैं एनर्जी। यही चीज कैश है, कैश क्या दिया, एक तरह से इंस्टेंट एनर्जी, प्लस इसकी कन्वर्टेबिलिटी इजी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको अगर कोई भी कहीं जरूरत हुआ, मार्केट में कुछ खर्च है, तो आपके पास लैंड अगर है, तो लैंड के रूप में क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। अब लैंड का आप यूज तो नहीं कर सकते, आपको शॉपिंग करने जाना है, तो आप ये नहीं कहेंगे ना कि हमारे पास जो है 5 बीघा जमीन पड़ा हुआ है, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको एक लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी का मतलब हो गया कि वो कन्वर्टिबिलिटी उसकी कितनी ईजी है। तो इससे आप फिक्स्ड एसेट्स भी खरीद सकते हैं, इससे आप कहीं निवेश भी कर सकते हैं। मतलब निवेश करने का क्या मतलब हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन, समझे। अभी पढ़े हैं ना आप लोग नेशनल इनकम, एक निवेश के तौर पे भी। तो इसलिए जो कैश जिसको कहते हैं, या मनी जो हो गया पर, इसमें स्पेशली जो कैश इज द किंग, ऐसा कहा भी जाता है इन द वर्ल्ड ऑफ फिनेंस। इसका क्या मतलब हो गया कि कैश है आपके पास, तो कैश से आप कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फिक्स पे भी कर सकते हैं, फ्यूचर डिफर्ड पेमेंट है वो भी आप कर सकते हैं, स्टोरेज इसकी वैल्यू है, कन्वर्टेबिलिटी है फिक्स्ड एसेट्स में, और फिक्स्ड एसेट्स को भी इसमें। दूसरी बात एक और आप देखेंगे कि किसी भी चीज का जब आप वैल्यूएशन करते हैं, ये बियर वर्ड का मतलब हो गया कि जो भी बियर करे, जैसे अगर 500 रुपये मेरे पास है, ये 500 रुपये आपके पास चला गया, तो उसका जो है जो भी बियरर हो गया, मतलब ऐसा नहीं है कि उस रुपए पे 500 पे मेरा नाम लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं, वो आपका हो गया, आपके पास से उनके पास चला गया, उनका हो गया। उनके पास से अगर मान लीजिए कि आप किसी ग्रोसरी शॉप वाले को दे दिए, तो किसका हो गया वो, तो ये क्या हो गया, एक तरह से ये सर्कुलेशन हो गया। तो जो भी बियरर है उसको ये क्या क्या कह रहा है, कि ये प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ हाँ हाँ, और किसके द्वारा ये गारंटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब कहने का ये मतलब है कि जो भी अथॉरिटी है, मतलब हु इज ऑथराइज टू इश्यू द नोट, सिंपल चीज है। तो अथॉरिटी किसके पास है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है कि करेंसी आपको, या नोट्स इसको क्या करता है, वो प्रिंट करता है, कॉइन को मिंट कर रहा है और करेंसी को प्रिंट कर रहा है।
क्लियर हो गया? यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है? तो अब इसके बिहाफ पे ये कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, एक लीगल टेंडर है ना, लीगल टेंडर। और लीगल टेंडर में भी अब दो तरह के लीगल टेंडर हो गए, है ना। लीगल टेंडर में एक को कहते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर, दूसरे को कहते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर। मतलब कि इसको क्या बोला गया, सीमित है, और ये क्या है, असीमित है। तो जो करेंसी होती है, जो करेंसी नोट, करेंसी नोट, ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। और जो आपके क्वाइंस हो गए, ये क्या हो गए, लिमिटेड लीगल टेंडर हो गए। जैसे अगर आपको किसी को 1 करोड़ का पेमेंट करना है, तो आप 1 करोड़ का पेमेंट आप क्वाइन से नहीं कर सकते हैं। आपको 1 लाख का करना है, आपको मान लीजिए 10,000 रुपए का करना है, तो नहीं। तो एक क्या, इसकी एक सीमा है, एक क्वाइंस का, कि आप एक लिमिटेड जो है ये लीगल टेंडर, अनलिमिटेड ये नहीं है। जबकि आप कैश के रूप में, यस, दिस इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर। समझ में आ गया ये? तो ये जैसे कि ये जो हमारा मॉनेटरी सिस्टम है, ये मॉनेटरी सिस्टम जो फंक्शन करता है, ये किस पे करता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे। ये क्या है, तो इसमें एक टोटल जो है 200 करोड़ का आरबीआई के पास क्या होता है, एक रिजर्व होता है, जिसमें से 115 करोड़ क्या होता है बताइए तो, इसमें कैश और गोल्ड दोनों के रूप में रखा जाता है इसके, हाँ, या फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट जो हो गया ये आपका 85 करोड़ में आपका ये, और ये कितना हो जाएगा, तो इतना कैश और उसमें गोल्ड के रूप में। इसके अगेंस्ट में क्या करती है आरबीआई, आपको प्रिंट करती है करेंसीज को। और करेंसीज को प्रिंट करने का क्या मतलब हो गया, कि दैट इट क्रिएट्स अ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मतलब हो गया आपको क्या हो गया, मुद्रा आपूर्ति। और ये जो मनी सप्लाई है आपका, दिस इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। ध्यान ये दीजिएगा कि ऐसा नहीं कि आपको ये सप्लाई वर्ड देख के आप ये सोच ले कि दैट इट इज ए फ्लो कॉन्सेप्ट, नहीं। मनी सप्लाई का मतलब हो गया, इट इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। वहां जो हम लोग नेशनल इनकम पढ़े थे वो क्या था, वो फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक और फ्लो का ये मतलब हो गया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब किसी गिवन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी इकोनॉमी में द एंटायर मनी इन योर इकोनॉमी, बस इसको ऐसे ही समझ, है ना। किसी गिवन पॉइंट पे, तो किसी गिवन पॉइंट पे जब आप ये पता कर रहे हैं कि कितना मनी है आपकी इकोनॉमी में, तो इनफैक्ट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, यू आर ट्राइंग टू से दैट कितना स्टॉक, मतलब कि उस समय कितना आपके पास। तो ये क्या बता रहा है, स्टॉक कॉन्सेप्ट। जबकि टर्म जो मनी सप्लाई है, तो ये आप मतलब इसकी पूरी गुंजाइश है कि आप ये कंफ्यूज कर जाएंगे दैट इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। इज नॉट अ फ्लो कॉन्सेप्ट, इट इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है, उसको मनी, कितना धन आपूर्ति हो रहा है, कितना मुद्रा आपूर्ति हो रहा है। अब आपूर्ति हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड डिमांड। और आपको हमने बताया था फर्स्ट क्लास जो इकोनॉमी का था उसमें, कि दैट द मैनेजमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज कॉल्ड इकोनॉमी। अगर इतना ही आप कह रहे हैं
कि जो मांग और आपूर्ति इसका जो प्रबंधन आप करते हैं, इसी को अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो दैट इज एन एक्सेप्टेड डेफिनेशन, है ना। तो पूरा अर्थशास्त्र आपका किस पे मतलब निर्भर है, मांग और आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई का मैनेजमेंट, मतलब उसका प्रबंधन आप करते हैं। क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसा कि हमने बताया था कि केवल रिसोर्सेज आपके पास अगर है तो ये डजंट गारंटी दैट यू आर गोइंग टू ऑप्टिमाइज दैट रिसोर्सेज। उसका क्या करना है, उसका प्रबंधन अच्छे से करना है। तो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है ना। जैसे कि ऐसे बहुत सारी कंट्रीज, जैसे हम लोग अफ्रीका का भी एग्जांपल देखे या और भी, कि वहां पे क्या है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम क्या है, पोवर्टी जो है, गरीबी भी वहां पे उतनी ज्यादा है, एक्सट्रीम पोवर्टी, स्टारवेशन वाला सिचुएशन है कई जगह। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ रिसोर्स अगर आपके पास एबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज या प्रचुरता है तो ये नहीं होता। ठीक वही चीज है यहाँ पे, आप ये कह सकते हैं कि क्यों नहीं आरबीआई बहुत ज्यादा जो है वो करेंसी को क्या करे, वो प्रिंट कर दे, या प्रिंटिंग करेंसी, मतलब बहुत ज्यादा क्या करे, करेंसी को प्रिंट कर दे। तो करेंसी को प्रिंट कर दे, उसके बाद से गरीबी दूर हो जाएगी इस देश से। ऐसा होगा क्या? नहीं, क्यों नहीं होगा? हा? कैसे कैसे क्या हो जाएगा, डिमांड हो जाएगा कैसे, समझाइए। मनी सबके पास आ जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। क्या प्लस? पहले माइनस वाला समझाइए, फिर प्लस वाला समझाइए। ठीक है, पैसा सबके पास आ जाएगा, फिर नहीं, खरीदारी करेंगे मतलब कंजम्पशन करेंगे। हाँ ठीक है, फिर देखिए एक और इसमें कि आप जैसे कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, है ना। तो अब उसमें है कि आप ये क्या कर रहे हैं कि सप्लाई, तो एक जब जरूरत से ज्यादा सप्लाई आप कर दीजिएगा तो इसमें दो तरह की बातें आती हैं। एक तो कहता है कि एक सेल्स करके एक थ्योरी उसको बोलते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, कि जिस एक है कि जरूरत से ज्यादा क्या है आप सप्लाई, तो वो अपना एक डिमांड क्या करेगा, वो क्रिएट करेगा। इस स्थिति में क्या है कि आप मनी करेंसी को ही जब जरूरत से ज्यादा क्या कर दिए, प्रिंट कर दिए। तो जब जरूरत से ज्यादा प्रिंट हो जाएगा तो इट लीड्स टूवर्ड्स व्हाट, इन्फ्लेशन, है ना। ये कहां चला जाएगा, इन्फ्लेशन पे। क्यों इन्फ्लेशन पे चला जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो डिक्लाइन करेगी। और ज्यादा से ज्यादा, और ये इन्फ्लेशन ही नहीं जाएगा, ये हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ भी चला जाएगा। जैसे हाँ, जैसे आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आप सुने होंगे इनका, हिटलर के बारे में भी, जिम्बाब्वे के केस में आप लोग सुने होंगे, है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसमें क्या है कि ये प्रिंटिंग करेंसी जो है, ये एक जो है एडवाइजेबल सजेशन होता भी नहीं, है ना। समझ में आ रहा है ये। तो अब इसमें क्या आप देख रहे हैं कि जो डिमांड है, इस तरह से एडिक्वेट मनी को सप्लाई करना होता है, मतलब क्या करना होता है, मुद्रा की आपूर्ति करनी होती है। और जो ये लिक्विडिटी होता है, लिक्विडिटी क्या हो गया, इनफैक्ट लिक्विडिटी का मतलब हो गया कि हाउ इजली यू आर गोइंग टू कन्वर्ट योर करेंसी, है ना। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन कन्वर्टिबिलिटी, कितना इजिली कन्वर्टेबल है, इसी को कहते हैं। जैसे कि पानी को आप गिरा दीजिए, तो पानी को गिरा दीजिए तो क्या कहते हैं कि वाटर फाइंड्स इट्स ओन लेवल, है ना, वो अपना एक स्तर क्या है वो प्राप्त कर लेगा। ठीक वैसे ही वाटर है, तो वाटर से अब क्या, उसको बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर लो कर देंगे तो वो सॉलिड में बन जाएगा, टेम्परेचर हाई कर देंगे तो वो गैसियस फॉर्म में भी चला जाएगा। एग्जैक्टली कैश आपका वही है ना। इस कैश से आप क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। आपके पास अगर कैश है तो उस कैश को आप क्या करते हैं, आप उससे फिक्स्ड एसेट्स में, लैंड में या फिर बिल्डिंग्स में या ज्वेलरी गोल्ड एक एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं। कैश इटसेल्फ इज एन एसेट्स, कैश एसेट्स है कि नहीं, लिक्विड एसेट्स के तौर पर उसको आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर यहां से आप दूसरा क्या कर सकते हैं,
कि आप जो जैसे मान लीजिए कि फ्यूचर में अगर जो डिफर्ड पेमेंट तो कर ही रहे, डिफर्ड जैसे कि मान लीजिए आप कोई आइडिया कोई नया बिजनेस प्लान, उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, एक निवेश जो है वो कैश करते हैं। तो कैश इसीलिए इसको बोलते भी है कैश इज द किंग, है ना। तो ये कन्वर्टिबिलिटी हो गई। इस आधार पे इसको क्या किया गया, एक सेगमेंट किया गया जिसको मॉनेटरी एग्रीगेट्स कहते हैं, जैसे M1 M2 M3 M4, ये 4 तरह की। M1 क्या हो गया, तो M1 को कहते हैं टोटल करेंसी, और पॉइंट्स इसमें दोनों जाएंगे, इन सर्कुलेशन, टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन, जो सर्कुलेट हो रहा है टोटल करेंसी। तो टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं टोटल करेंसी विथ द पीपल, लोगों के पास। जैसे कभी मनी सप्लाई को क्या कहा, मनी सप्लाई को कैसे डिफाइन किया कि किसी भी गिवन टाइम पे, किसी भी गिवन टाइम पे क्या है आपके इकोनॉमी में पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितना करेंसी, कितना आपके पास मनी है, इसी को मुद्रा आपूर्ति कह रहे हैं। तो टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस अगर डिमांड डिपॉजिट प्लस, और क्या होता है बताइए, ध्यान में, डिमांड डिपॉजिट किसको कहते हैं, जो जरूरत जैसे हो आपको, जैसे कि एक आप लोग सुने होंगे कासा अकाउंट, सुना है क्या, जिसको बोलते हैं करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, बचत खाता और चालू खाता। तो करंट अकाउंट किसको कहते हैं, इसमें बैंक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देती, आप अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या कर सकते हैं, आप उसमें चेकबुक जो कितना कितना भी विड्रॉल कर सकते हैं, बैंक इस पे आपको इंटरेस्ट रेट नहीं देती। हाँ, ट्रांजेक्शन लिमिट। और सेविंग अकाउंट क्या हो गया, बचत खाता, जैसे कि आप उसमें क्या किए, कुछ एक सर्टन सेविंग है। अब ये सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट जो है, अब इसको आप विड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉ मतलब कि बैंक से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, डिपॉजिट किया, तो फिर इसको अच्छा आप विड्रॉ कर लो। विड्रॉवल का मोड क्या हो सकता है, तो जैसे आप एटीएम के थ्रू निकाल सकते हैं, ऑटोमेटेड ट्रेंडिंग मशीन जो है इसके थ्रू निकाल सकते हैं, विड्रॉल फॉर्म के तहत निकाल सकते हैं, चेक से निकाल सकते हैं, है समझ में, और कैसे निकाल सकते हैं, ऑनलाइन, ऑनलाइन ट्रांसफर तो उसमें जैसे नहीं, तो ऑनलाइन ट्रांसफर में से चलिए इसको भी लिख के लेते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर एक डिफरेंट चीज है ना, उसमें कि हम अभी मनी पे बात करना है, सिर्फ प्रिंट उस पर एकदम। ऑनलाइन में क्या है, ये लेस कैश फ्लो के लिए आया, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो कैश जो हम लोग जो कर रहे हैं ना, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगा, ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो ज्यादा से ज्यादा हमको प्रिंट करना पड़ेगा। तो लेस कैश को करने के लिए ये हमने क्या किया, एक बाईपास जिसको जो है वो, इसका मतलब ये नहीं होगा डिस्टेंस, जैसे कि आपको यहां से यहां जाना है, अब ये एक सीधा ट्रैक है, ये क्या हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया, मान लीजिए 8-10 किलोमीटर, आप क्या किए, एक बाईपास बना, है ना। तो इस, है ना, तो ये क्या किया आपने, उसको एक मोड है, इट इज ए मोड ऑफ पेमेंट, है ना। मोड ऑफ पेमेंट जैसे IMPS हो गया, आपका इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विसेज हो गया, फिर एनसी, ये सब जो है NCPI जो है वो, इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे, पहले अभी यहाँ समझिए। तो अब ये क्या है कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, तो जैसे आपको जरूरत हुई, डिमांड डिपॉजिट क्या हो गया, आपने क्या क्वेश्चन बोलो ना, पूछो दुनिया, क्या क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कुछ नहीं था, अच्छा ठीक है, नहीं हो तो आप तुरंत पूछो, कोई उसमें ये औपचारिकता की बात नहीं। अब इसमें क्या है कि जैसे आपको जरूरत हुई, तो आप क्या करें कि डिमांड डिपॉजिट, मतलब कि आपका क्या है कि डिमांड है, तो जब डिमांड हुआ तब आपने क्या किया, उसको विड्रॉ कर दिया, या आपकी जब जरूरत हुई तो आपने क्या किया, उसको ले आके डिपॉजिट कर दिया। तो ये कैसा अकाउंट हो गया, मतलब करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। तो अब जैसे जरूरत हो गई तो टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन, अगर डिमांड डिपॉजिट हो गया इसमें। इसके अलावा क्या, जैसे कि पोस्ट ऑफिस में भी
सेविंग जो बैंक के तौर पे, जो बैंक अकाउंट जो होता है पोस्ट ऑफिस में, जो बैंक होता है ना, बैंक की बात करते हैं इसमें। नेशनल ये जो एनएससी होता है आपका, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब M2 में क्या आ जाएगा, अब इसमें जो है ये 85% मतलब 15% इसमें ये रहता है, रेस्ट 85% ये टोटल डिपॉजिट। तो M1 प्लस क्या हो जाएगा इसमें, ये अदर डिपॉजिट्स एंड ये पोस्ट ऑफिस में भी ये जितने डिपॉजिट्स हो गए, प्लस अदर नेट डिमांड एंड जो टाइम लाइबिलिटी, NDTL जो कहते हैं, तो ये जितने क्या हो गए आपके नेट डिमांड जो है, ये सारे जो है ये ऐड हो गए, ठीक है। अब इसमें है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए, और M3 में फिर ये M1 में क्या हो जाएगा, प्लस टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट, समझ में आ गया? अरे समझ में, लास्ट क्लास में क्या बताया थे, अभी आ रहा है, अभी वो एक सेकंड। और इसमें क्या है कि M1 प्लस, लास्ट क्लास में लिखा ही नहीं था, केवल इसके बारे में बताया था, ये नैरो और ब्रॉड नहीं है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट है ये एक्सप्लेन अभी। हाँ वो हमको याद आ रहा है, ये M1 और प्लस टोटल जो है डिपॉजिट हो गया, टोटल मतलब सारे डिपॉजिट इंक्लूडिंग बैंक, पोस्ट ऑफिस सब, प्लस टाइम डिपॉजिट जो है पोस्ट ऑफिस का, वो भी टाइम डिपॉजिट, NSC जिसमें नेशनल सर्टिफिकेट, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है इसको। तो अब देखिए ये क्या हो गया, अब इसमें सबसे ज्यादा ये कलेक्टिवली जब ये आपके क्या आता है, टर्म डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स हो गया, अदर डिमांड डिपॉजिट, है ना। तो अब ये कलेक्टिवली इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नैरो मनी, ठीक है, क्या बोलते हैं, नैरो मनी। और जो M3 हो गया आपका, M4 भी उसमें आपको, तो यही M3 आपको इन लाइट मैनर या इन क्रूड मैनर, इसी को मनी सप्लाई है, या इसको आप कहिए ब्रॉड मनी। ये हमेशा लगभग हर एक मंथ आपको ये रिपोर्ट RBI में दिया है, समझ में आ रहा है। तो अब इसमें क्या हो गया कि टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन M1 में, तब इन चारों में सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा है, ये सब लिक्विड ही है ना, ये सब लिक्विड है, लेकिन सबसे ज्यादा लिक्विड कौन है क्या बताइए, M1 होगा, करेंसी के रूप में, कैश के रूप में। आप इसको कैसे लिक्विडिटी को समझना है, इसको साधारण शब्द में अगर समझना है, आप ऐसे समझिए कि आपको 10,000 रुपया पेमेंट इनसे लेना, और आपके पास ऑप्शंस है, या तो 10,000 रुपया आप हमको कैश दे दीजिए, ये कहेंगे एक ऑप्शन की, या तो हम 10,000 रुपया आपको कैश दे देते हैं। सेकेंड ऑप्शन की, या तो हम आपको चेक दे देते हैं, चेक पेमेंट। तीसरा DD, डिमांड डिपॉजिट, मतलब ये जो आपको ये डिमांड ड्राफ्ट जो आप बनवाते हैं, है ना, DD जो है वो दे देते हैं, ठीक है। चौथा जो है ये मान लीजिए कि ये आपको बैंक अकाउंट में, या फिर फ्यूचर में आपको एक फ्यूचर का कोई एक आपको ये चेक, या फिर एक डिफर्ड पेमेंट के तौर पे कि साहब इसका 10,000 का है, या 3 मंथ या 4 मंथ के बाद से ये कर, इसमें से कौन सा मोड आप एक्सेप्ट कीजिए, कैश दो कहानी खत्म करो, आई बात समझ में। तो और DD में क्या है, ये डिमांड ड्राफ्ट में इनका बैंक अकाउंट जो होना चाहिए वहां पे, हाँ, तो एक ये भी उसमें समस्या है। तो कैश क्या हो गया, जिसमें कंस्ट्रेंट कम हो गया, लिक्विड किसको कहते हैं, आसानी से जो फ्लो हो जाए, भाई वाटर क्या है, वाटर कहीं भी वो फ्लो हो सकता है, इसलिए तो वाटर की एक्सेप्टेबिलिटी भी हर एक जगह है ना। एक तो है ही है कि वाटर जो पीने के लिए ही है, वो आपका जो है जल ही जीवन है, वो तो अलग बात। इसके अलावे भी जैसे क्लीनिंग एजेंट के तौर पे, या अदर भी बहुत सारी चीजों में वाटर क्यों,
क्योंकि उसमें यही एक्सेप्टेबिलिटी की वो फ्लो उसमें। तो अब इसमें तरलता क्या है कि आसानी से कैश हमको मिल जाएगा। तो कैश मिला तो आपका क्या है कि ये जितना उसमें अदर कंस्ट्रेंट है ये सारे कंस्ट्रेंट नहीं रहेंगे और कोई प्रतिबाधा उसमें नहीं है। तो अब ये जो चीज आपको है यही आपको बताता है कि ये जो M1 आपका है ये टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन, और ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये आपका ब्रॉड मनी होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई क्वेश्चन आप लोग का नहीं? तो अब ये लिक्विडिटी जो है इस चीज को समझिए, एक बार थोड़ा सा और रिकॉल आप लोग कर देते। तो जैसे कि मनी का ये क्या था, मनी इज व्हाट मनी डज, जैसे कि ये इसके विषय में कहता है पैसा वही है जो पैसा करता है। तो पैसा क्या करता है, क्या करता है मालूम है आप लोगों को ना? हाँ तो बस वही है। तो अब एक्सचेंज है, इसलिए इसको क्या बोले, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। रीस्टोर वैल्यू है ना, स्टोर वैल्यू, डेफर्ड पेमेंट कर सकते हैं। फिएट मनी और फिड्यूशियरी मनी दो तरह का आपको ये बताया गया। इसमें क्या है कि अथॉरिटी ऑर्डर और लीगल टेंडर। फिड्यूशियरी मनी में क्या हो जाएगा, फिड्यूशियरी मनी में बताइए, चेक यूज कर सकते हैं। और बताइए इंट्रिंसिक वैल्यू किसकी होगी? इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू जैसे गोल्ड हो गया, जैसे जो पेपर पीस ऑफ पेपर है, तो जैसे ही आपने कहा कि वो अब लीगल टेंडर नहीं रहा तो उस 500 के नोट की अहमियत क्या थी, जीरो। बट गोल्ड हैज इट्स ओन वैल्यू, गोल्ड का एक मार्केट वैल्यू तो है ही है, उसका अपना भी वैल्यू है, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू। अंतर्निहित क्या है, उसका एक मूल्य है ना। तो गोल्ड एक मेटल भी है। तो अब जो इंट्रिंसिक वैल्यू है तो इसको ये कहा गया, और ये डिफर्ड पेमेंट के तौर पे यूज किया जा सकता है, लीगल टेंडर के तौर पे। नेक्स्ट उसके बाद से क्या था, अब ये है कि भाई कौन करेंसी को प्रिंट कर रहा है, मनी को जो आपका, तो मनी का जो भी प्रबंधन है वो कौन ये देखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और क्या उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है, इस तरह से वो क्या करता है, करेंसी को या मनी को वो प्रिंट कर रहा है। और इसमें जैसा कि आप लोग देखे भी हो क्या है, प्रॉमिस टू पे द बियरर। अब बियरर का मतलब होगा कि जो भी उसको धारण कर ले, जबकि लैंड के केस में या अदर एसेट्स के केस में नहीं है। अदर एसेट्स के केस में क्या है कि जैसे आपके नाम पे अगर कोई लैंड जो है वो रजिस्टर्ड है, कोई अगर मोटर व्हीकल है आपके नाम पे है, तभी आप उस पर ओनरशिप या पोसेशन अपना दिखा सकते हैं। बट हियर इन द केस ऑफ मनी, इन केस ऑफ करेंसी, द वन हु बियर्स, जो भी उसको बियर कर रहा है, और यही वो उसमें बोला जा रहा है कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर सम ऑफ मनी, जो भी अमाउंट है, 500,000, 2000 तो है नहीं, रहा नहीं। तो अब इस तरह से क्या है कि ये कैपिटल फॉर्मेशन का भी एक लिक्विड एसेट्स जो है, ये एक फॉर्म जो है। दूसरी बात की लिक्विड इसको इसलिए कहते हैं कि इजिली कन्वर्ट हो सकता है, कन्वर्टेबिलिटी इसकी आसान, ठीक है। दूसरी बात की लिमिटेड और अनलिमिटेड लीगल टेंडर हो गया। लिमिटेड टेंडर मतलब क्या हो जाएगा, जैसे क्वाइंस के रूप में, क्वाइंस के रूप में क्या है, एक सर्टेन लेवल तक आप क्या कर सकते हैं, कोई एक्सचेंज कर सकते हैं। वेरएस करेंसी के तौर पे क्या कर सकते हैं, अनलिमिटेड, ये लीगल टेंडर ये हो सकता है। फिर मॉनेटरी सिस्टम क्या हो गया आपका, तो जो भी मिनिमम रिजर्व जो अभी हमने आपको बताया इसके ग्राउंड पे। फिर मुद्रा आपूर्ति, ये क्या है, तो अब मुद्रा आपूर्ति हो गया कि आपको मनी सप्लाई किसी द एंटायर अमाउंट या एंटायर मनी ऑफ द इकोनॉमी एट ए गिवन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी दिए गए समय पे ये क्या है कि ये इस तरह से आप देखते हैं, तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट। फिर लिक्विडिटी के फॉर्म में ये M1, M2 और M3 और M4 जो है, इसमें बताया गया है कि टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपका M1 में आ जाएगा, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स हो गया। M1 प्लस अदर डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो इसमें M2 में आ जाएगा। M3 में फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट को करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सेविंग अकाउंट में आपका पैसा रखा हुआ, तो आपको जब जरूरत हो ही निकाल सकते हैं। बट इफ इट इज फॉर द सर्टेन 3 years 5 years फिक्स्ड अगर है, टाइम डिपॉजिट है, तो वो तो इजिली लिक्विड नहीं हो गया, है ना, इसीलिए ये ब्रॉड मनी, इसी को मनी सप्लाई। हम निकल तो नहीं सकता भाई, पूरा ये मॉनेटरी सिस्टम है, तो जाहिर सी बात है ये सबसे क्या है, ये कन्वर्टेबल है।
कन्वर्टेबल है कि थोड़ा सा इसमें क्या है, इसमें रिलेटिव जिसमें क्या है, जैसे चेकबुक अगर है तो चेकबुक से अगर ये पेमेंट आपको करना है तो आपको करना ही है कि आपको यहां से उठ के जाके बैंक तक जाना हो, कैश के रूप में आपको नहीं जाने की जरूरत, कैश आपने रिसीव किया, नहीं बात समझ में। तो अब इस तरह से ये भी है, ये सब मनी ही तो है ना, ये क्यों जरूरत होगी तो आपको टाइम डिपॉजिट भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, करते हैं ये लोग। और उसके बाद से क्या हो गया, ये एनएससी जो टोटल आपका ये जो पोस्ट ऑफिस में अदर डिपॉजिट है, इसको ये बोलते हैं, ये हो गया आपका ब्रॉड मनी, ये हो गया आपका नैरो। ठीक है, चलिए आगे से। अब जो मनी सप्लाई है आपका, इसका इस मनी सप्लाई का जो रिलेशन होता है वो बोरोइंग रेट से, इंटरेस्ट रेट मतलब क्या, बोरोइंग रेट है ना, मतलब कि जो आप बोरो करते हैं। तो इंटरेस्ट रेट का और मनी सप्लाई का जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मतलब हो गया कि अगर ये मान लीजिए ये बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट ये कम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए ये इकोनॉमी है तो मनी सप्लाई अगर बढ़ रहा है, तो मनी सप्लाई अगर बढ़ रहा है तो मेरे पास एक मान लीजिए कि बोरोवर के तहत अगर हम देखें अपने आप को, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक ऑप्शंस है, सफिशिएंट ऑप्शंस है। जैसे मान लीजिए हमको 50,000 रुपए जो है कर्ज लेना, और हम इनके पास गए, किसी एक इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन जो भी, इन्होंने कहा कि साहब हम आपसे जो है 6% जो है वो ब्याज है ना। फिर हम इनके पास गए, ये बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5.5 जो है हम लेंगे, ये 5%, ये 4.5, मतलब कि बहुत ज्यादा मनी। कई लोग ये भी हो सकता है कि इंटरेस्ट अगर ये कम चार्ज करेंगे, तो अब इसमें कि जितना ज्यादा हमारे पास क्या है, मनी सप्लाई है, तो मनी सप्लाई अगर बहुत ज्यादा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। लेकिन ये जो मनी सप्लाई है, इसके बढ़ने से क्या होगा, आपका इफेक्ट इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे। जो इन्फ्लेशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इन्फ्लेशन क्या होता है, तो ये हो जाता है जनरल राइज इन प्राइस लेवल, है ना। अब इसमें क्या है कि जो प्राइस लेवल है उसमें जनरल राइज हो रहा है, सामान्य तौर पे क्या हो रहा है, उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि 10 रुपए, 10 रुपए का आप खा रहे थे समोसा, अब ये 10 रुपए से ये हो गया है 15 रुपए का, ये समोसा आपका हो गया है ना। ये क्या हो गया, हाइक हो गया। तो ये 5 रुपया, तो 5 रुपया बढ़ा तो कितना परसेंटेज टर्म में कितना बढ़ा, 50% बढ़ा। तो ये 50% ये हम क्या कहेंगे, ये इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति जो है। तो कल तक आपको एक समोसा के लिए आपको 10 रुपए खर्च करने पड़ते थे, अब कितना करना पड़ रहा है, 15 रुपया करना। ठीक है, तो अब जो बहुत ज्यादा जब मनी सप्लाई हो गया, आप इसको ऐसे समझिए कि अगर सबके पास पैसा आ जाए, तो आपको यहां से स्टेशन जाना है, ऑटो अगर है उसका फेयर कितना लग रहा है, उसका फेयर लग रहा है कि 20 रुपीज। आप कहेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 50 लोग मेरे को अभी पहुंचाओ, आप फिर बोलिएगा कि 100 भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब आई कैन थ्रो 100 रुपी एनीवेयर। तो इसका मतलब है कि ये मनी सप्लाई से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो अब ये इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जनरल आपका ये क्या हो रहा है, राइज इन प्राइस लेवल। अब देखिए जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी, एक सेकंड में आप इसको समझिए, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये मॉनेटरी पॉलिसी होता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट में कुछ चेंजेज करके, इंटरेस्ट रेट में चेंजेज करके क्या करता है सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक मतलब सेंट्रल बैंक किसको, हाँ आरबीआई, रिजर्व बैंक। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के केस में क्या, यूएस फेड या फेड रिजर्व कहते हैं। इंडिया के केस में सेंट्रल बैंक जब कहा जाए तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
तो सेंट्रल बैंक मतलब कि रेगुलेटर की बात हो रही है, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो क्या करता है, इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, आरबीआई। तब इसमें इंटरेस्ट रेट के चेंजेस करके इंटरेस्ट रेट में आपको क्या करना होता है, प्राइस स्टेबिलिटी। जब भी इकोनॉमिक्स में वर्ड आ जाए स्टेबिलिटी, स्थायी मतलब, या मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी, इसका मतलब आप समझिएगा दैट इट टॉक्स अबाउट वेदर द इन्फ्लेशनरी प्रेशर इज देयर और डिफ्लेशनरी प्रेशर। क्या तो इन्फ्लेशन होगा या डिफ्लेशन होगा, मतलब या तो राइज हो रहा है, जनरल राइज इन प्राइस टेबल, या फिर जनरल क्या हो रहा है उसमें, ये लो हो रहा है। तो लो होगा तो उसको क्या कहेंगे, डिफ्लेशन। तो प्राइस को करना क्या है मॉनेटरी पॉलिसी में, स्टेबल करना है। तो प्राइस स्टेबिलिटी इट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब आरबीआई का देखिए, अब आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक जिसको कह रहे हैं, इसका दो कैपेसिटी में वो इसका फंक्शन है। एक क्या किया आपको कि सेंट्रल ये गवर्नमेंट के बिहाफ में वो मिंट किया क्वाइन को और प्रिंट किया करेंसी को, माने प्रिंटिंग करेंसी जो है ये एक उसका फंक्शन हो गया। एट द सेम टाइम आरबीआई इज ए रेगुलेटर, है ना। तो अब आरबीआई का जो फंक्शन है, अब यहीं से एक सेकंड इसको भी होल्ड करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका क्या हो गया फंक्शन आपका। तो पहला सबसे पहले इसको देखिए, ये होता है बैंकर्स बैंक, जितने बैंक हैं उनका क्या है ये बैंकर, बैंकर टू द गवर्नमेंट है ना। बैंकर्स बैंक, जितने बैंकों का है क्या वो बैंक है, और ये क्या हो गया बैंक। तो बैंक कौन सा बैंक, ये कमर्शियल बैंक हो जाएगा इनके लिए, ठीक है। और क्या है आपको बताइए, रेगुलेटर, रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट, मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। और इसी के साथ साथ लगे आप ये भी जान जाइए, कैपिटल मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सेबी और सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको सेबी बोलते हैं, या इसी को आपको इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं, है ना। और ये मनी मार्केट ये शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, ये लॉन्ग टर्म। तो अब मनी मार्केट क्या हो गया, या इसको और आप इसको डेट मार्केट भी बोलते हैं। रेगुलेटर हो गया ये मनी मार्केट का, बैंकों का भी ये रेगुलेटर हो गया। और क्या करता है ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें क्या हो गया मॉनेटरी पॉलिसी में, मॉनेटरी पॉलिसी इसके लिए एक एमपीसी कमेटी भी बनी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है एमपीसी के। तो मॉनेटरी पॉलिसी के टर्म में क्या काम हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव अभी बताया तुरंत आपको। बताइए, प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब अभी आपको मैंने बताया कि जब भी इकोनॉमिक्स में वर्ड स्टेबिलिटी आ जाए, प्राइस स्टेबिलिटी, इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। तो मतलब ये हो गया यहाँ पे, ये कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, है ना। मतलब कि ये क्या कर रहा है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर रहा है, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन।
इसके अलावा और क्या करता है, तो ये आपको एक्सचेंज रेट सिस्टम को मैनेज करता है। ठीक है, कौन करता है, ये आरबीआई। तो एक्सचेंज रेट किसको कहते हैं, तो आपकी अपनी करेंसी को, करेंसी जो आपकी अपनी करेंसी है, मतलब ओन करेंसी जिसको बोलते हैं, उसको क्या करना है, करेंसी को प्रेजेंट करना है फॉरेन करेंसी में। अब दो तरह की करेंसी हो गई, एक डोमेस्टिक करेंसी और एक फॉरेन करेंसी। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, इफ $1 इज इक्वल टू 80 INR, है ना, $1 इज इक्वल टू 80 INR। तो ये क्या हो गया, तो अब इस एक्सचेंज रेट सिस्टम को क्या करेगा, वो क्या कर रहा है, मैनेज। अब दो तरह के एक्सचेंज रेट हो गए, एक को बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दूसरे को बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब हो गया कि आपने क्या किया, इसके लिए एक टर्म यूज होता है पेगिंग, पेग करना, है ना, तो दैट यू आर ट्राइंग टू पेग योर करेंसी इन फॉरेन करेंसी, है ना। तो जो डोमेस्टिक आपकी जो करेंसी है, जैसे मान लिया कि आपने फिक्स्ड कर दिया, तो हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में मैनेज्ड एक्सचेंज रेट है, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। मैनेज्ड एक्सचेंज रेट का क्या मतलब हो गया, तो मैनेज्ड एक्सचेंज रेट का मतलब हो गया, ये वही है जो हम लोग हैं, हम लोग क्या इंडियन कैपिटलिस्ट हैं कि सोशलिस्ट हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो वैसे ही ये मैनेज्ड है, कि मतलब कि कुछ फिक्स्ड हो गया और कुछ फ्लोटिंग हो गया, मतलब मार्केट ड्रिवन भी है और कहीं कंट्रोल नहीं। तो अगर सब कुछ हम मार्केट पे छोड़ देंगे, हालांकि धीरे 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 अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मार्केट ड्रिवन ही जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्या था, मैनेज्ड, ये आपका एक्सचेंज है। इसीलिए आप जो दो तरह की, जैसे एक फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जो अभी तक नहीं है, करेंट अकाउंट में हमारी कन्वर्टिबिलिटी। तो फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब ये हो जाता कि बिना किसी अथॉरिटी के आप क्या कर रहे हैं, ये इंटरवेंशन के, बिना किसी अथॉरिटी के इंटरवेंशन के आप डायरेक्टली अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो अब इसमें एक 1997 में जब एक आप और डिटेल में थोड़ा पढ़िएगा, तो एक एशियन क्राइसिस हुआ था, है ना, जैसे 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, वैसे ही एशियन क्राइसिस 1997 में। उसमें एक SS तारापुर कमेटी बनी थी। SS तारापुर ये डेप्यूटी गवर्नर थे आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्हीं के इसमें चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी थी, और उस कमेटी ने ये निर्णय लिया था कि बाय द एंड ऑफ 2007 नेक्स्ट डिकेड तक हम लोग 97 से 2007 तक हम लोग इंडिया को फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी थी। लेकिन वो नहीं हुआ उसको, क्योंकि उसमें क्या है, तब तक रिसेंटली उसके बाद 2007-8 में आप लोग सुने हुए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, है ना। तो इसको हम लोगों ने क्या कर दिया कि वो धीरे धीरे, क्योंकि इंडिया क्या था उसमें बहुत ज्यादा जो है वर्ल्ड से अभी हम नहीं, उस तरह से जो हमारा कैपिटल मार्केट था ना, अभी बहुत ज्यादा, इसको कहते हैं कि ओपन नहीं था, उस तरह से बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, उसको हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग उसको नहीं बेयर कर पाते। और उसमें भी आप देखे होंगे कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसका इंडिया पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं था, क्योंकि हमारी एक क्या थी, एक रूरल इकोनॉमी भी जो थी, जो से डिटैच थी, है ना। और दूसरी बात, ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, तो नाम ही जैसा बता रहा है, ये फाइनेंशियल सेक्टर पे बहुत ज्यादा, तो इसका क्या था, इफेक्ट का इफेक्ट पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि फिनेंशियल सेक्टर पे अगर इफेक्ट पड़ेगा तो किस पे प्रभाव पड़ेगा, सीधे आपकी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। जैसे अगर आप ऐसा करें कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मान लीजिए कि कल होके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे कोई क्राइसिस आता है, तो कोई ऐसा सेक्टर नहीं होगा जो अछूता रहेगा आपका,
क्योंकि जो भी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या आपकी मान लीजिए कि फार्मा इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, वो किस पे निर्भर करता है, वो बैंक फिनेंस पे निर्भर करता है। तो अगर वहां क्राइसिस आएगा किसी भी तरह का, तो ये सबको क्या लेगा, पूरी अर्थव्यवस्था को अपने इसमें ले लेगा, चपेट में। तो ये जो चीज को ख्याल में रखते हुए इसको क्या किया गया, इसको पोस्टपोन कर दिया गया, है ना। तो जो फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी वो क्या होता है कि बिना किसी अथॉरिटी या किसी इंटरवेंशन से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली, जैसे कि आप यहीं पे गए और डॉलर से सीधे क्या किया आपने, रुपी से डॉलर खरीदा, डॉलर से येन खरीदा। अब इसका ये फर्क पड़ेगा कि जैसे कि मान लीजिए कि दो टर्म होता है यहीं पे, एक को बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, दूसरे को बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, और इसी से मिलता एक और टर्म है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ठीक है, तो एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का क्या मतलब हुआ, जैसे कि $1 इज इक्वल टू 80 INR। ठीक है, अब यहां से आपने देखा कि $1 इज इक्वल टू 85 INR, ये हो गया। तो आपकी करेंसी अगर हम ये पूछे, तो अब इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कोटेशन। इनडायरेक्ट कोटेशन मतलब अगर फॉरेन करेंसी में, जैसे $1 के टर्म में आपकी डोमेस्टिक करेंसी को प्रेजेंट किया जाए, दैट इज इनडायरेक्ट कोटेशन। डायरेक्ट कोटेशन का क्या मतलब हो जाएगा कि 1 INR, इसमें अगर आप इसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो 1 INR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/80 डॉलर। ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट कोटेशन, मतलब इसको कोट करने का। जब भी ये फॉरेन, ये जो फॉरेक्स में जब हम लोग ये करते हैं, तो फ्रैक्शन की 4 पार्ट, मतलब जिसे कहते हैं 80.20, तो 80.2000, मतलब 4 डिजिट तक हम इसको ये देखते हैं, मतलब फ्रैक्शन के 4 डिजिट तक ये इसको प्रेजेंट करते हैं। तो $1 इज इक्वल टू अगर 85 INR हो गया, तो व्हाट डज इट मीन, इसमें क्या हुआ कि किस केस में आपका रुपये अप्रिशिएट कर रहा है। इस केस में अगर फर्स्ट और सेकंड दो सिचुएशन है, तो पहले क्या था, $1 इज इक्वल टू 80 INR, अब $1 इज इक्वल टू 85 INR। तो करेंसी आपकी रुपी जो है डॉलर के अगेंस्ट में एप्रिशिएट की कि डेप्रिशिएट की, बताइए जल्दी से, है डेप्रिशिएट की, पक्का। $1 इज इक्वल टू 80 INR, अब $1 इज इक्वल टू 85 INR। तो एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है, एक्सचेंज रेट तो बढ़ रहा है, बट INR मतलब कि इंडियन रुपी डेप्रिसिएट अगेंस्ट डॉलर या US डॉलर कह देंगे, है ना। तो अब INR क्या हो रहा है, ये डेप्रिशिएट कर रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। $1 में पहले क्या हमको 80 रुपया जो है, $1 के लिए हमको 80 रुपया, आप इसको ऐसे समझिए, एक समोसा के लिए 80 रुपया आप दे रहे, समोसा तो महंगा हो जाएगा, ये 80 रुपये में क्या मिलेगा, पिज्जा, पिज्जा पिज्जा नहीं मिलेगा, है जो भी, हाँ पिज्जा मिल जाएगा 80 रुपये में। अच्छा जो भी डोसा लगा लो भाई, छोड़ो पिज्जा वाला, $1 में आप एक डोसा खरीदने के लिए 80 रुपया आप दे रहे थे, अब एक डोसा के लिए 85 रुपया आप दे रहे हैं। ठीक है, तो अब वही बात है कि ये जो डॉलर है, तो अब इसके लिए आपको 80 रुपये देना था, अब 85 दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ, आपकी डोमेस्टिक करेंसी एप्रिसिएट करी कि डिप्रिसिएट करी, डिप्रिसिएट करी। तो डेप्रिसिएट का मतलब हो गया, इवन दो वैल्यू टर्म्स में आप देखिएगा ये क्या है, नंबर तो बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, डेप्रिशिएट किया। तो ये जो डेप्रिसिएशन होता है ये क्या है, ये मार्केट ड्रिवन हो गया। और डीवैल्यूएशन जो है ये क्या हो गया, पॉलिसी ड्रिवन। पॉलिसी ड्रिवन मतलब कि जो रेगुलेटर है वो क्या करे कि आपकी करेंसी को डिप्रिसिएट कर दे या डिवेल्युएट कर दे।
तो उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? डीवैल्यूएशन। जैसे आप लोग आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि चाइना ने अपनी करेंसी को डिवेल्युएट कर दिया, इसका क्या फायदा होता है? हम्म? और एक एक सेकंड अभी रुकिए भैया। तो ये जो डिप्रिशिएट किया ना, तो अब डॉलर के अगेंस्ट में, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपकी करेंसी क्या होगी, डिप्रिशिएटिंग करेंसी है। तो ऐसा हो सकता है कि ये डॉलर के अगेंस्ट में डिप्रिशिएट करे, और डॉलर जो है आपका, डॉलर ये येन के अगेंस्ट में डिप्रिशिएट करे। येन क्या है? जापानीज येन, है ना? जापानीज येन मतलब कि जापान की जो करेंसी है, ये जापानीज येन जो है, ऐसी संभावना है कि ये यूरो के अगेंस्ट में एप्रिसिएट करे। ये यूरो जो है, ये क्या करे, ये यूरो हो सकता है डॉलर के अगेंस्ट में एप्रिसिएट करे, ठीक है। और अगेन डॉलर जो है वो क्या कर रहा है, आईएनआर के अगेंस्ट में एप्रिशिएट कर रहा है। आईएनआर जो है वो येन के अगेंस्ट में ये एप्रिशिएट कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं, ये क्रॉस करेंसी जो है। तो अब ये है कि एब्सोल्यूट टर्म में डिप्रिसिएशन जो है, और एप्रिसिएशन नहीं डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि दैट डॉलर इज एन एप्रिसिएटिंग करेंसी एंड आईएनआर इज एन डिप्रिसिएटिंग करेंसी, है ना? तो अब इसका मतलब ये क्या हो गया कि आईएनआर जो है एक डिप्रिसिएटिंग करेंसी नहीं, ये रिलेटिव टर्मिनोलॉजी में हम लोग बात करते हैं कि ऐसा है कि डॉलर जो येन के अगेंस्ट डिप्रिशिएट कर रहा है, सॉरी डिप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन ये यूरो के अगेंस्ट में और ये आईएनआर के अगेंस्ट में, ये समझ में आ रहा है? तो ऐसा यही, इसी को जैसे फॉरेक्स, अगर आप कैपिटल अकाउंट, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होती तो आप क्या करते, आप यहां से $1 लेते, इस डॉलर को उससे क्या करते, येन में कन्वर्ट कर लेते, उस येन से आप देखिए कि येन किसके अगेंस्ट में अप्रिशिएट कर रहा है, उस करेंसी में आप जो मतलब कि ये खरीद लेते। तो ये इस तरह से, ये जो स्प्रेड इसको बोलते हैं ना, तो ये क्या है, यही एक तरह से आपका फॉरेन एक्सचेंज या इसका जो व्यवसाय जो है वो होता है, इसको फॉरेक्स ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, कि मतलब एक करेंसी में आपने क्या किया, ये समझ में आ रहा है ये चीज। तो ये क्या है, ये मैनेज एक्सचेंज रेट है, इसीलिए इसको फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में इसको ये नहीं रखा, करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में ये फुल रखा गया। तो ये सारा ये क्लियर हो गया। अब इसका एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन जो हम लोग सीखे, इसका फर्क क्या पड़ेगा आपके एक्सपोर्ट पे। एक्सपोर्ट क्या होता है, सेलिंग दिस कमोडिटी आउटसाइड योर डोमेस्टिक टेरिटरी। इसको हमने क्या किया, $1, इसको हमको बेचना है। तो अगर मान लीजिए कि आपकी करेंसी एप्रिशिएट कर गई, तो करेंसी एप्रिशिएट करने का क्या मतलब हुआ, नहीं, इसको इसको नंबर में समझिएगा तो क्लियर होगा। जैसे कि इंडियन रुपी डोमेस्टिक, एक सेकंड, हाँ, डोमेस्टिक करेंसी आपकी क्या कर रही है, एप्रिशिएट कर रही है, ठीक है। तो मान लिया कि $1 इज इक्वल टू 85 INR था, नाउ $1 इज इक्वल टू 80 INR हो गया। तो इट मीन्स दैट योर करेंसी इज एप्रिसिएटिंग। क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया, या फिर जो मतलब कि INR इज एप्रिसिएटिंग अगेंस्ट $। क्लियर हो गया यहां तक, कोई डाउट नहीं है। अब हमको एक चीज बताइए कि पहले जब हम मान लीजिए कि इस कमोडिटी को, इस कलम को हमको एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, साधारण भाषा में समझिए कि सेलिंग दिस कमोडिटी आउटसाइड योर टेरिटरी। इसको हमने बेचा, तो हमने बेचा तो हमको मिला क्या, पैसा किसमें मिला, तो इसको बेचे हम, तो हमको पहले कितना मिलता था, पहले हमको 85 मिलता था, और 80 मिल रहा है, अब मिल रहा है। तो जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी एप्रिसिएट कर रही है, तो हमको वैल्यू एक्सपोर्ट का क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो अगर ये डिप्रिसिएट करती ना, इस सिचुएशन को उल्टा कीजिए, $1 इज इक्वल टू 80 INR एंड $1 इज इक्वल टू 85 INR,
तो अब इस सिचुएशन में क्या हुआ कि आपकी करेंसी क्या हो गई, डेप्रिशिएट की या अगर हम पॉलिसी मेकिंग में अगर इसको करते हैं मेजर्स में तो क्या करते हैं, डिवैल्यूएट किया हमने। तो डिवैल्यूएट किया तो व्हाट इम्पैक्ट्स, ये व्हाट इम्पैक्ट्स इट इज गोइंग टू इंपोज ऑन एक्सपोर्ट, क्या उस पर प्रभाव डालेगा, हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, चीपर हो गया। एक्सपोर्ट चीपर हो जाएगा तो मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा गुड्स हम कहां बेचेंगे, आउटसाइड आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, ज्यादा से ज्यादा गुड्स बेचेंगे तो पैसा कहां आएगा, इनसाइड योर। अब आप याद कीजिए नेशनल इनकम जो आपने पढ़ा है उसमें क्या डेफिनेशन था, दैट ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन योर टेरिटरी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, क्लियर। हाँ नहीं तो पॉलिसी मेकिंग पर डिवेल्युएट तो कर देते हैं, और जैसे कि उसमें क्या है कि चीपर गुड्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स उसका होता है, वो क्या किया डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में एक एक घर तक आप समझिए चाइनीज आइटम और गुड्स अगर चला गया तो एक्सपोर्ट कहाँ बढ़ा, पैसा कहाँ जा रहा है। लेकिन दिस इज नॉट अ प्रैक्टिस, ये मेजर जो है इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, ये नेगेटिव जाता है। हम्म नहीं वो सब वो कई चीजें हैं, जो भी हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या है कि एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, तो एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ तो आपकी इकोनॉमी के लिए क्या है, अच्छा। इसको वैसे नहीं देखते हैं, इसको एक पूरा जो है एक इसको बोलते हैं ना काफी होलिस्टिक अप्रोच से देखते हैं। ये केवल इतना है, मतलब ऑब्जेक्टिविटी इसमें इतनी नहीं है, बहुत सारी सब्जेक्ट होती है। ये इतना ये फर्क पड़ रहा है कि डिप्रिशिएट अगर कर रहा है तो उससे एक्सपोर्ट, अगर आपका जैसे कि आए दिन आप सुनते होंगे कि 1 रुपी इज इक्वल टू $1 हमको कर देना है, ये अगर 70 से नीचे अगर चला गया आपका डॉलर, आपके एक्सपोर्ट वायबल नहीं होंगे। हाँ हाँ क्या, बिल्कुल करेगा, सब कुछ करेगा। तो क्योंकि आज भी सबसे स्टेबल करेंसी कौन है, तो डॉलर है, सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी है। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड भी हो रहा है वो किसमें हो रहा है, इन टर्म्स ऑफ डॉलर हो रहा है। तो जब आप कुछ तरह के पावरफुल जब आप कंट्री हो जाएंगे तो आप अपनी करेंसी यूज कर सकेंगे। हाँ, इसमें क्या हो सकता है कि एक काफी दिनों से एक ये चल भी रहा है, बिल्कुल ब्रिक्स मिलके एक जोन बना के, सार्क जो है वो सब लोग मिलके इंडियन रुपी को बनाया, तो सार्क में काफी हद तक की बात आ भी गई थी, है ना। लेकिन आप जान ही रहे हैं कि कौन उसमें जो है सपोर्ट नहीं करेगा, सार्क में चाइना है क्या, तो फिर तो कौन मदद नहीं करेगा। हाँ, तो वो सपोर्ट नहीं किया कि भाई एक जो है कंट्री जो है, एक हम लोग क्या हो जाएंगे ये करेंसी। हाँ, जैसे कि यूरोप में भी आप देखिए यूरो जोन जो बना उसमें, इसमें अगर एक जोन वाइज अगर करेंसी ये हो जाएगी तो इसमें, हाँ, तो उसमें होता ये कि मेरी करेंसी जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग हो, ये इसमें ये क्लियर हो गया, ये मैकेनिज्म आप लोग समझ गए। तो अब यहां से अब आप समझिए इस चीज को, ये ठीक है अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन। अब देखिए, तो मनी सप्लाई बढ़ा तो इंटरेस्ट रेट कम हुआ, इस मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा, इस मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन बढ़ने से आपका एक्सचेंज रेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मतलब जनरल राइज इन योर कमोडिटी, प्राइस राइज। तो प्राइस राइज अगर हो रहा है तो एक्सपोर्ट में क्या फर्क पड़ेगा, जैसे आपका एक्सपोर्ट, योर एक्सपोर्ट इज इंपोर्ट फॉर समवन, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये किसी के लिए तो इंपोर्ट होगा ना। तो डोमेस्टिकली यहाँ पर डोमेस्टिक वे में क्या है कि आपका प्राइस लेवल जो है वो क्या हो राइज कर रहा है, तो प्राइस लेवल राइज कर रहा है तो बाहर से जो व्यक्ति आपके यहाँ सामान खरीदेगा उसको क्या होगा,
उसको महंगा पड़ेगा, तो महंगा पड़ेगा तो व्हाट इम्पैक्ट इट इज गोइंग टू इम्पोज ऑन एक्सचेंज रेट, बताइए। एक्सपोर्ट आपका बढ़ेगा इन्फ्लेशन होने से कि कम होगा? सोचिए, वही तो कह रहे। कम हो जाएगा, जैसे तो फिर एक्सचेंज रेट पे ये क्या इंपोज करेगा? एक्सपोर्ट कम होगा तो एक्सचेंज रेट क्या होगा? अभी तुरंत बताया, समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा कि नहीं, बताओ। हा? क्या बताओ, क्या समझ में आया? आप बताइए, आप बताइए, जो भी दिमाग है। हाँ, जैसे कि अब आपका डोमेस्टिक क्या है, प्राइस इसका बढ़ गया, तो प्राइस बढ़ गया तो जो आदमी बाहर से उसको खरीद रहा है उसको अब महंगा पड़ेगा, तो महंगा पड़ेगा तो वो क्या करेगा? तो आपका एक्सपोर्ट उसके लिए क्या है, इंपोर्ट है, तो वो खरीदना क्या है, वो कम कर देगा, तो कम कर देगा, इट मीन्स दैट योर एक्सपोर्ट विल लेस। अब देखिए, एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। अब ये एक्सपोर्ट कम अगर हो रहा है तो इट एग्रीगेट डिमांड या आउटपुट टेकिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। अदर थिंग्स कांस्टेंट मतलब कोई फर्क, अगर मान लीजिए कि अब इसका इन्फ्लेशन का देखिए क्या है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा ही कम होगा, बताइए। एग्रीगेट डिमांड आउटपुट क्या किसको रहा है? अरे आउटपुट है क्या, आउटपुट का इक्वेशन बताइए। ये था जो, ठीक है, तो अब इन्फ्लेशन है तो ये कंजम्पशन पे क्या इंपोज करेगा, कंजम्पशन कम होगा। ये इन्फ्लेशन है, इस वजह से एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो ये फैक्टर आपका कम होगा, मतलब ये नेट एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। कम होते होते चूंकि इंपोर्ट क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, तो ये नेगेटिव होने से आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, ग्रेट डिमांड, वो भी डाउन हो जाएगा। तो कंजम्पशन कम हो गया, एक्सपोर्ट कम हो गया, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा हो तो एक बार फिर से बोलो, ये बताए, बहुत ये कॉम्प्लिकेट, अगर ये समझ गए आप लोग तो आप लोग इसमें से बहुत आसानी से इसमें क्वेश्चंस कर जाइए। हाँ, इसमें बहुत कुछ कवर हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप लोग एकदम जो ऑनेस्टली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको 10 टाइम्स नहीं 100 टाइम्स बता देंगे, लेकिन एक एक चीज क्लियर होकर जाना है यहाँ से, समझिए। हाँ, हाँ, ये एक आपकी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग। तो मनी सप्लाई बढ़ रहा, इंटरेस्ट रेट डाउन हुआ, मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ा, इन्फ्लेशन जब ये बढ़ा तो ये आपकी कमोडिटी क्या हो गई, महंगी हो गई, आपका एक्सपोर्ट कम हुआ, एंड एक्सपोर्ट कम हुआ तो क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट वो कम हो गया, आउटपुट यहाँ कम हो रहा है और आपका क्या है, प्राइस जो है वो ये राइज कर रहा है, तो देन योर कंजम्पशन विल लो, एक्सपोर्ट लो, इन्वेस्टमेंट लो। तो इन्वेस्टमेंट लो अगर हो रहा है, यहाँ पे ये सब कम हो रहा है, तो इसीलिए जब बोला जाता है कि जब रिसेशनरी फेज हो तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जी को बढ़ाना चाहिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब समझिए इसको कैसे मॉनेटरी पॉलिसी से इसको कैसे इसको करेक्ट करते हैं, यहां तक समझ में आ रहा है? तो पब्लिक एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे क्या करना चाहिए, खर्च करना चाहिए, तो इससे क्या होगा, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये एग्रीगेट आउटपुट जो हो जाएगा ये आपका बढ़ गया, तो एग्रीगेट डिमांड जब आपका बढ़ जाएगा तो फिर आपका ये क्या, कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो आप इसको मॉनेटरी पॉलिसी से कैसे इसको कनेक्ट करते हैं,
कि जो आपका मनी सप्लाई जो यहाँ पे बढ़ा, तो अब इस मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन होगा। तो अब इसको मॉनेटरी पॉलिसी से क्या करते हैं कि इस इंटरेस्ट रेट को हाइक कर दिया जाए। इंटरेस्ट रेट को हाइक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो जो लिक्विडिटी मार्केट में है वो लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। बैंकों में क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूशंस पे वो एब्जॉर्ब किया, तो जैसे वो एब्जॉर्ब कर लेगा उसके बाद से फिर क्या इफेक्ट डालेगा, ये बताइए। एब्जॉर्ब, जैसे इंटरेस्ट रेट को वो हाइक करके एब्जॉर्ब कर लिया, तो पैसा कहां गया, बैंक के पास, इंस्टीट्यूशंस में आ गया। तो इन्फ्लेशन पे वो क्या कर दिया, कटल कर दिया। इन्फ्लेशन को जब वो कम कर दिया तो अगेन उसके बाद से आपके पास क्या ऑप्शंस है, टेकिंग अदर कॉन्स्टेंट्स। तो इसी जो मैकेनिज्म को कहते हैं, ये मॉनेटरी ट्रांसमिशन चैनल आपको इसको कहते हैं। अब इसमें क्या है कि एक का दूसरे पे कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो मॉनेटरी पॉलिसी पे जब भी, अब जैसे मान लीजिए कि अगर बहुत ज्यादा इसको, अब इंपोर्ट चीपर कब होगा, जैसे इसको सोचिए, जब आपकी करेंसी क्या हो जाएगी, एप्रिशिएट करते जा रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर, तो इंपोर्ट क्या हो जाएगा, वो चीपर हो रहा है। तो इंपोर्ट जब चीपर होगा तो उस पर क्या करते हैं, तो जैसे एक टॉबिन टैक्स करके जो है, जैसे FIIs वगैरह जो है, तो बहुत ज्यादा जब यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे या करेंसी, तो उसके ऊपर एक क्या है, एक टैक्स उसको, हाँ ठीक है। अब जैसे इसी में एक और आगे आगे जब बैलेंस पेमेंट पढ़ाएंगे तो आप लोग समझिएगा, एक डंपिंग होता है। डंप करना किसको कहते हैं, पहले एक रख देना। एक डंपिंग, जैसे कि अब यहाँ का जो लोकल मैन्युफैक्चरर है, इस मैन्युफैक्चरर के प्राइस से सस्ता अगर आप कोई इंपोर्टेड गुड्स यहाँ पे इंडिया में आना है और वो बेचने लगे, यहाँ पे क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर को इम्पैक्ट करेगा। जैसे कि आप कोई अगर बल्ब खरीदने जाते हैं, उस बल्ब की कीमत हो गई 100 रुपया, और वही बल्ब अवेलेबल है 30 रुपए में, क्या है, चाइनीज है, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है, तो वो क्या कर दिया, इतना डंप कर दिया, तो इसके अगेंस्ट में क्या था, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी। इसी तरह से जैसे कि काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी लगेगी, सीबीडी, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ और, खैर वो एक सेपरेट चीज है। इसको ये समझ में आया कि नहीं आता, तो अब इस प्राइस स्टेबिलिटी को कैसे ये मैनेज किया जाएगा, तो थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी में दो तरह के उसमें मेजर्स हो गए, एक तो बोलते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स, दूसरे को कहते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स। ठीक है। अब क्वालिटेटिव मेजर्स का मतलब हो गया, जैसे कि जाहिर सी बात है कि नेम ये सजेस्ट क्या कर रहा है कि क्वांट, मतलब कि डिजिटल। हाँ बोलिए ना, पूछिए ना, क्या है क्वेश्चन, क्या है बोलिए। लास्ट केस में मतलब कौन सा, ये इसमें मनी सप्लाई में। अब इसमें ये क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मतलब कि देयर इज ए राइज इन योर कमोडिटी। तो राइज इन कमोडिटी मतलब ये महंगा हो रहा है। तो महंगा अगर हो रहा है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अब कोई भी डोमेस्टिक क्या डिफिनेशन था, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग योर टेरिटोरी। तो जो आपके डोमेस्टिक टेरिटोरी में ये जो है इसका प्राइस बढ़ रहा है, हम हैं आपके आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटोरी, आई एम एन इम्पोर्टर, तो मेरे लिए सस्ता होगा कि महंगा होगा, महंगा होगा। तो महंगा होगा तो हम आपके यहाँ नहीं लेंगे। तो अगर हम नहीं खरीदेंगे तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, आप बेच रहे हैं, तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए एक्सपोर्ट है, दूसरे के लिए क्या है, इंपोर्ट है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट क्या होता है, साइमल्टेनियसली होगा। तो आपका एक्सपोर्ट उसका इंपोर्ट है, उसके लिए इंपोर्ट क्या हो रहा है, महंगा हो रहा है। तो महंगा होगा तो आपको कमोडिटी को नहीं खरीदेगा, नहीं खरीदेगा तो आपका एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट लो होगा। तो फिर अगेन ये नेट एक्सपोर्ट में क्या हो जाएगा, ये हाँ, एक्सपोर्ट रेट बढ़ जाता है। एक्सपोर्ट का बढ़ना और एक्सचेंज रेट का, ये दोनों दो फेनोमेनन। एक्सचेंज रेट अगर बढ़ रहा है, एक्सचेंज रेट कम हो रहा है, उसका एक्सपोर्ट पे क्या प्रभाव है,
भाई अगर कल होके हम नमक फ्री कर देंगे तो ऐसा थोड़ी आप 5 किलो नमक कंज्यूम कर देंगे, है ना। कंजम्पशन का भी एक लिमिट है ना। हम क्या एक्सपोर्ट करने लगे, मान लीजिए आप भले ही सब कुछ सस्ता कर दो, फ्री कर दो, इसका मतलब थोड़ी कि हम ज्यादा से ज्यादा सब कंज्यूम कर लें। ये बताया जा रहा है कि एक्सचेंज रेट का एक्सपोर्ट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक्सचेंज रेट, आप ये भी कर दो कि इंडिया से जो कमोडिटी आप ले जाइए, ऐसा थोड़ी कि पूरी किसका, वही तो ये तो वही बात हो गई ना कि भाई पूरी कहानी जो आप समझिए। एक्सचेंज, पहले एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है, पहले यहां तक हम समझ रहे थे कि ये दिक्कत हो रहा है, हम वही डायरेक्टली बता रहे हैं। एक्सचेंज रेट इसको कहा गया, मतलब कि आपके डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में प्रेजेंट करना। तो $1 में आप कोई कमोडिटी आपके यहाँ 80 INR में, ठीक है, तो ये इंडियन करेंसी में, मतलब इंडिया में ये प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति आपको इंडिया के बाहर US में है उसको कितना देना पड़ रहा है, 80 रुपी, ठीक है। अब कल होके इसको आपको कितना देना पड़ेगा, 85 रुपी। उसके लिए क्या हुआ, सस्ता हुआ कि महंगा हुआ, महंगा हुआ। और आपके लिए क्या हुआ, तो जब डिप्रिशिएट कर रहा है तो इट इज गुड फॉर एक्सपोर्ट। अब समझ में आया, अब समझ में आया, नहीं समझ में आया, क्वेश्चन आप कहाँ कंफ्यूजन है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे पहले इस चीज को समझिए। हाँ, एक्सचेंज रेट घटेगा, एक्सचेंज रेट घटने का क्या मतलब हुआ, 80 से 85 पे गए कि 85 से 80 पे। नहीं, पहले आप रुक जाइए, इनको समझ लेना, इनको बोलने दीजिए तो और कंफ्यूजन है। हाँ, बताइए, 80 रुपया है, $1 इज इक्वल टू 80 रुपये। हम लोग अभी रूपी के टर्म में बात करेंगे कि रूपी का एप्रिसिएशन हो रहा है कि रूपी का डेप्रिसिएशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो ये तो कांस्टेंट है डॉलर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 80 रुपये है $1 में, और $1 में फिर 85 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू क्या हो रहा है एक्सचेंज रेट वाइज, डिप्रिशिएट नहीं, ये तो वैल्यू आपकी 80 से 85 नंबर में तो बढ़ रही है, लेकिन आपकी करेंसी क्या हो रही है, डेप्रिशिएट कर रही है। तो डेप्रिशिएट कर रही है तो किस केस में एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा, बिल्कुल, तो वही चीज तो बता रही है। अभी अभी रुक जाइए, अभी इनको समझ लेने दीजिए। हाँ, ठीक, ठीक, यही फॉर्मूला है, यही है, और क्या फॉर्मूला। हाँ, नहीं वैसा नहीं, यही फॉर्मूला, इसका और क्या फॉर्मूला है। हाँ, यही फॉर्मूला, एक सेकंड, हाँ, हाँ, अब कौन सा फॉर्मूला यूज किया। हाँ, 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 वही वही, अब समझ में आ गया, पक्का। हम्म, हाँ, तो फॉर्मूला इसलिए कि इसको फॉर्मुलाइज करने की आसानी से आप लोग इसको समझ पाइएगा, ठीक है, क्योंकि अगर इसको वर्ड्स में लिखिएगा तो ये और ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा। हाँ, तो इसी को मॉनेटरी ट्रांसमिशन चैनल जो इसको ये कहते हैं, तो मॉनेटरी ट्रांसमिशन चैनल मतलब एक का दूसरे पे ये क्या प्रभाव पड़ा। तो अब ये देखिए कि इसमें इन्वेस्टमेंट तो क्या क्या जाएगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये जी को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपको आउटपुट ये बढ़ेगा, ठीक है। अब ये कैसे बढ़ेगा, तो जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में अब क्या करना है इनको, दो तरह के मेजर्स हो गए, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव में क्या हो गया, जैसे कि इसमें हो गया, जैसे कि क्वालिटेटिव में आपका मोरल सिसेशन बोलते हैं, सेलेक्टिव कंट्रोल्स हैं, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी टाइप हो गया। इसमें क्वांटिटेटिव मेजर्स जो है ये ज्यादा जो है
वो इम्पोर्टेंट है इसमें देखिए। इसमें आपका हो गया एक रिजर्व रेशियो, इसके अंतर्गत हो गया आपका CRR, कैसे, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, है ना। इसका नाम ही है स्टैट्यूटरी, मतलब कि क्या है, लॉ बना के, ये कानून बना के ये जो है सो। और कैश रिजर्व रेशियो का मतलब हो गया कि जो भी कमर्शियल बैंक जो लोन देते हैं उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज जो है वो पार्क कर देते हैं आरबीआई, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि अगर 100 उनके पास जो भी है तो 100 का 100 वो लोन नहीं करे। अगर CRR मान लीजिए कि आपका 10%, 5%, 20% जो भी चले, तो 10% अगर CRR है, इसका मतलब है कि 100 में से 10% को आप साइड कर दीजिए, तो 90 है, उसी 90 को आप लो। और जैसा कि आपको हमने बताया भी था कि लोन जो होता है वो बैंक के लिए क्या होता है, एसेट होता है कि लाइबिलिटी होती है। लोन एक एसेट होता है, तो एसेट का मतलब क्या हो गया, विच क्रिएट्स और विच जेनरेट्स ए कांस्टेंट इनकम। अब यहाँ पे इस चीज को समझिए कि आप एसेट्स जो कह रहे हैं बैंक के लिए, तो जो लोन होता है तो लोन पे बैंक को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट उसको मिल रहा है बैंक को, तो वो जो बैंक, और जो डिपॉजिट होता है उसपे बैंक को देना होता है, तो इसीलिए लोन। और वो लोन जब परफॉर्म नहीं करता है एसेट्स को क्या कहते हैं, NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, है ना। वो एसेट्स तो है लेकिन बट इट इज नॉट परफॉर्मिंग। तो CRR में क्या है कि सर्टेन जो रेशियोज है, जो आपका परसेंटेज है, वो क्या करता है, पार्क कर देना होता है बैंक के बिहाफ में, ठीक है। मतलब RBI के बिहाफ में बैंक अपने पास वो क्या करती है, वो पार्क करती है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में हो गया कि जैसे NDTL, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में क्या होता है, सर्टेन अमाउंट जो है आपको, जो परसेंटेज का है, कमर्शियल बैंक को रखना हो। तो अब देखिए कि जो कमर्शियल बैंक है उसको SLR के रूप में भी रखना होता है, CRR के रूप में भी रखना होता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे बैंक होते हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जैसे एक्सपोर्ट जोन आपको जो है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया, या फिर आपका जो EPZ हो गया, उनको इन रेशियो से अलग रखा जाता है CRR, क्योंकि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए वो ज्यादा एक्सपोर्ट फाइनेंस करे। नहीं, ये कमर्शियल बैंक, कोई कमर्शियल बैंक, हम बता रहे हैं, ये कोई कमर्शियल बैंक जो है, ये उसके लिए ये बाध्यकारी है। ये RBI जो है, ये CRR और SLR, तो RBI के लिए ये पार्क करना पड़ता है सर्टेन अमाउंट, और उतना अमाउंट में ही आपको लोन जो है। हाँ, वो अब आएंगे अभी हम उसको, ठीक है ना। तो ये रिजर्व रेशियो है। इसके अलावे और होता है आपका बैंक रेट, द रेट एट विच RBI लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक, सिंपल एक लाइन, द रेट एट विच RBI लेंड्स मनी टू कमर्शियल, ये हो गया बैंक रेट। फिर आता है आपका LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। इसके अंतर्गत आ गया आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। रेपो और रिवर्स रेपो रेट जो है, ये हो जाता है, इसको बोलते हैं रीपरचेज अग्रीमेंट।
रीपरचेज का क्या मतलब होता है? फिर से खरीदना। तो ये कलम है, हमने आपको दिया कि भाई साहब इसको आप रखिए, फिर जब हमको जरूरत होगी आप आपको, समझ में आ रहा है? तो रीपरचेज। अब इसमें ये हो जाता है कि रेपो रेट जो है, तो रेपो को बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंजेक्ट लिक्विडिटी। रिवर्स रेपो को बोलते हैं एब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी। इसमें क्या किया, वो इंजेक्ट किया लिक्विडिटी को सिस्टम में, और यहां क्या किया, एब्जॉर्ब किया लिक्विडिटी को। क्लियर है? कोई डाउट? अब इसमें इस चीज को समझिए कि जैसे रीपर्चेज एग्रीमेंट हमने किया कि इसको रखिए और बाद में, तो क्वेश्चन यहीं पे आएगा कि विच रेट इज हायर, रेपो और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट, तो रेपो रेट क्या है कि हु इज द रेगुलेटर ऑफ द मार्केट, रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई से ये रेपो रेट पे क्या करते हैं, जो बैंक होते हैं कमर्शियल बैंक, वो लोन लेते हैं। लोन लेते हैं लेकिन किसके अगेंस्ट में? सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में। ठीक है? और यहाँ बैंक रेट एक और रेट है, ये क्या है? द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। तो अब ये दोनों आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये काफी सिमिलर चीज है, लेकिन यहाँ सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में नहीं है, यहाँ क्या है? सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में। ये एक तरह से रीडिस्काउंटिंग और रीफाइनेंसिंग ये होता है आपका रेट, है ना? जैसे बैंक ने लोन किया किसी को, वो मान लीजिए लोन, और इसको कौन लोन दिया? ये आरबीआई ने। तो ये क्या हो गया? रीफाइनेंस। और यहाँ क्या किया गया? सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में ये दिया गया। तो जब इंजेक्ट करना है लिक्विडिटी तो रेपो रेट, एब्जॉर्ब करना है तो रिवर्स रेपो। रेपो इज ऑलवेज हायर। क्योंकि रेपो क्यों हायर होगा? क्योंकि जब अगर कमर्शियल बैंक को चाहिए तो आरबीआई क्या करेगा? उनसे इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करेगा, और क्योंकि वो रेगुलेटर है तो उसको जब ये चाहिए तो वो क्या करेगा? कौन चार्ज करेगा? हाँ, तो वो रिवर्स रेपो रेट हो गया। इसके अलावा और क्या होता है? ये प्राइम लेंडिंग रेट। जो प्रिमिटिव कस्टमर्स होते हैं उनको जो ये क्या करते हैं, ये लोग लेंड करते हैं, है ना? इस तरह से और भी अदर्स इसमें बहुत सारे, जैसे एमसीएलआर हो गया है इसमें। जो प्राइमिटिव कस्टमर है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको प्राइम लेंडिंग जिसको कहते हैं, तो आप जैसे आप ऐसे समझिए कि आप अगर किसी शॉप में, आप उसके क्या है, एक प्राइम कस्टमर है, तो आपकी लेंडिंग रेट क्या है कि आपको और लोगों से थोड़ा सा ये कम। ऐसे ही कॉल मनी रेट हो गया, एमसीएलआर जो है ना, ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसके बारे में और डिटेल हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में कल जो इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? अभी तक कोई क्वेश्चन इससे संबंधित हो तो आज हम इसको कंक्लूड करेंगे। थैंक यू।